डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। गुप्ता एंड गुप्ता के सॉल्यूशंस हम एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के आज के लेक्चर में कवर करेंगे। और जो गुप्ता एंड गुप्ता का न्यू एडिशन आया है उसके एक तो सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है, दूसरा वो यूकेपीएससी और राजस्थान जेईई डिग्री दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं एग्जाम तक जो न्यू क्वेश्चंस ऐड हुए हैं एटलीस्ट उनके सॉल्यूशन जरूर करवा दूँ। करवाना तो मुझे सारा है, लेकिन अगेन सारा इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर कुछ सब्जेक्ट रह जाएंगे। और जो ये नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं इनका अभी तक सॉल्यूशंस अवेलेबल है भी नहीं कहीं पे प्रॉपर। तो इससे अच्छा कि जिनका पहले से अवेलेबल है काफी जगह पे, तो उनके लिए आप उनको रेफर कर लो, और जो न्यू हुआ है उसका एटलीस्ट आपका यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशंस वगैरह मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 333 से। क्वेश्चन नंबर 333 में पूछा है कि टोटल जेल्ड नाइट्रोजन है, इसकी में जो कंसंट्रेशन है डोमेस्टिक सीवेज में, तो इसमें हम कौन कौन से नाइट्रोजन को इंक्लूड करते हैं। तो टोटल जेल्ड नाइट्रोजन है, ये मेजर है टोटल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन ए डोमेस्टिक सीवेज। ये क्या क्या इंक्लूड करता है? नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नाइट्रोजन जो अमोनिया में है और अमोनियम की फॉर्म में है। तो अमोनियम तो यहाँ पर दिया नहीं गया है। सी है वो बेस्ट एक्यूरेट आंसर है, सबसे क्लोज आंसर जो है, जिसमें अमोनिया और ऑर्गेनिक मैटर दोनों की नाइट्रोजन को इंक्लूड किया गया है, तो सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 334 है, इसमें दिया है कि दो ऐसे एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस जो कि वेरी फाइन पार्टिकल्स को रिमूव करने के काम में आते हैं। तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल के क्या क्या डिवाइस हैं और क्या क्या उनका मैकेनिज्म होता है। एक होता है ग्रेविटेशनल सेटलिंग चेम्बर। इसमें जैसे हम सेडिमेंटेशन टैंक में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी कम कर देते हैं ताकि ऑटोमेटिकली सेटल हो जाए पार्टिकल्स। सेम ये चीज हम यहाँ पे करते हैं कि लो वेलोसिटी से फ्लो कराते हैं ताकि जितने टाइम में पार्टिकल्स बाहर निकले उससे पहले वो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण सेटल हो जाएं। तो ये बड़े टाइप साइज के पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा। 50 माइक्रोन से बड़े साइज के पार्टिकल्स हम इसमें रिमूव कर सकते हैं माइक्रोमीटर से। सेकेंड है साइक्लोन। साइक्लोन में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं, और ये इफेक्टिव होता है 5 माइक्रोन से लेकर 25 माइक्रोन तक। एग्जैक्टली अगर आपको ये वैल्यूज याद ना भी हो तो एक रफली आपको आइडिया होना चाहिए, और आइडिया रहेगा अगर आपको इनका मैकेनिज्म पता है। वेंचुरी स्क्रबर है, इसमें 0.5 माइक्रोन या इससे बड़े पार्टिकल्स रिमूव होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में क्या होता है, प्लेट्स होती हैं जो कि चार्ज होती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जब पार्टिकल्स पास होते हैं तो पार्टिकल्स उन पे चिपक जाते हैं और हम इनको रिमूव कर सकते हैं। अगर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आपका जो फ्लो हो रहा है गैस का, फ्लू गैस उसमें है, तो आप पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रखोगे तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के कारण वहां पे चिपक जाएंगे और उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन 1 माइक्रोन मीटर या इससे बड़े पार्टिकल्स के लिए होगा। और फैब्रिक फिल्टर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है फैब्रिक, वैसे ही सेम मैकेनिज्म है यहाँ पर। कर्टेन के जैसे बहुत बड़े बड़े फैब्रिक होता है और उसके मतलब लेयर्स लगाई जाती हैं और उसके बीच में से गैस को पास कराया जाता है, तो जो भी पार्टिकल्स हैं वो उसमें रिटेन हो जाएंगे। अब बहुत बड़े साइज के पार्टिकल्स के लिए हम ये मैकेनिज्म नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये कॉस्टली होता है और बार बार आपको वो फैब्रिक है उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो बहुत छोटे साइज के पार्टिकल्स जो 1 माइक्रोन मीटर से भी छोटे पार्टिकल्स हैं वो इसमें रिटेन हो सकते हैं। अब ऑप्शंस देखिए आप, सेटलिंग चैम्बर को ग्रेविटेशनल वो बोला गया है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो सबसे बड़े साइज की पार्टिकल्स के लिए है। साइक्लोन एंड वेंचुरी मीटर, साइक्लोन भी 25 माइक्रोन मीटर 5 से 25 तक है, तो सबसे छोटे वाले इसमें नहीं हो रहे हैं, तो साइक्लोन जो जिसमें ऑप्शन है वो भी कैंसिल हो गया। फाइनल बचा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और फैब्रिक फिल्टर, तो ये वाला और ये वाला आपका बचा है यहाँ पर, तो यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 335 है, इसमें दिया है कि अल्टीमेट बीओडी एक रिवर वाटर सैंपल की 20 मिलीग्राम पर लीटर है। बीओडी रेट कांस्टेंट है वो 0.15 डे इनवर्स है नेचुरल लॉग की यहाँ पे बात हो रही है। रेस्पेक्टिव वैल्यूज बीओडी की एग्जेटेड की 7 डेज पे। तो ये क्वेश्चन वैसे तो कैलकुलेटर के बिना सोल्व करना हो नहीं पाएगा, बट फिर भी हम एक बार इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। के दे दिया गया है अगर आपको 0.15 डे इनवर्स। ये इक्वेशन एक ही इक्वेशन है लॉगरिथमिक डीके की इक्वेशन, और काफी ज्यादा ये इक्वेशन यूज होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे किसी चीज की कंसंट्रेशन L0 थी, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। जो ऑर्गेनिक मैटर था वो ऑक्सीजन के कारण धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन रिड्यूस हो रही है। तो t टाइम बाद उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, L0 इनिशियल कंसंट्रेशन e रेज टू पावर माइनस KT। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ये इसको आप थोड़ा इस तरीके से समझिए, L0 अपॉन e रेज टू पावर KT। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये वाली वैल्यू है 1/e KT की फॉर्म में, तो ये वाली वैल्यू घटेगी,
इसको L0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो L0 इन मल्टीप्लाई इनटू दिस फैक्टर, तो ये वाली वैल्यू भी घटेगी, यानी टाइम के साथ साथ इसमें डिक्रीज होगा। अब 7 डेज बाद क्या होगा बीओडी, तो यहाँ पर आप टी की वैल्यू 7 लिख दीजिए, तो 7 मिलीग्राम पर लीटर आ गया। कैलकुलेटर के बिना मैंने बताया ये सोल्व नहीं कर पाओगे आप। अब यहाँ पर बीओडी रिमेनिंग आफ्टर 7 डेज है, वो क्या होगा, बीओडी रिमेनिंग 7 मिलीग्राम पर लीटर है, पहले बीओडी था वो 20 था, तो कंज्यूम वाले का भी परसेंटेज निकाल सकते हो, उसको हम एग्जैक्टेड बोलेंगे जो रिमूव हो गया है, और रिमेनिंग वाले का भी निकाल सकते हो। तो रिमेनिंग है 7 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, 35% तो रिमेनिंग है आपका, और एग्जिटेड हो जाएगा 100 माइनस 35 यानी 65%, तो सी आएगा यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 336 काफी अच्छा क्वेश्चन है, और पीएच के रिलेटेड आपके काफी सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे। एक काफी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस क्वेश्चन से आपके बन जाएंगे, और यहाँ पर मैं एक ट्रिक भी बताऊंगी कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को बिना कैलकुलेटर के कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो पीएच दिया गया आपको 4.2, एक का पीएच ये दिया गया है आपको, यानी H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻4.2 होगी, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो आप पता लग गया होगा। माइनस लॉग H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन, ये पीएच होता है, तो इसका आप लॉग लोगे, और एक तो माइनस बाहर है, एक माइनस 4.2 का आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये आप सोल्व करोगे तो 4.2 आ जाएगा, तो ये आपकी चीज क्लियर हो गई। दूसरा, कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें हमेशा H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन और H माइनस आयंस की कंसंट्रेशन ये इक्वल होता है 10⁻⁻14 मोल पर लीटर में। तो ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है, ये काफी हेल्पफुल होगी आपके लिए। अब इस वाली इक्वेशन में अगर मैं लॉग लूं तो मैं ऐसे ले सकती हूँ कि मल्टीप्लाई में इनकी कंसंट्रेशन, तो लॉग H प्लस लॉग OH माइनस, क्योंकि A इंटू बी है, इसका अगर आप लॉग लेते हो तो आप इसको कैसे लिखते हो, लॉग A प्लस लॉग भी लिखते हो, बेसिक रूल है लॉगरिथम का। ये इक्वेशन आ गई आपके पास। अब यहाँ पर ये लॉग H प्लस लॉग OH माइनस, ये पहले -14 आया था, आपने दोनों साइड माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे माइनस से करो तो ये प्लस हो गया। अब लॉग माइनस लॉग OH प्लस को हम PH लिखते हैं, और माइनस लॉग OH माइनस को POH लिखते हैं। POH वाली टर्म उतनी फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मली हमारा फोकस है वो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन पे होता है। तो इस तरीके से हमने इनको लिख दिया, ये इक्वल आ गया 14 के। अब POHA आप निकाल सकते हो इजीली, क्योंकि PHA आपको दिया गया है, PHA आपको क्या दिया गया है 10⁻⁻4.2, तो यहाँ पे POHA आ जाएगा 14 माइनस 4.2, तो ये 9.8 आ जाएगा। 10⁻⁻4.2 ये तो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन है, पीएच क्या है, पीएच 4.82 है, तो आपको तो डायरेक्टली ये रखना है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में डायरेक्टली आप पीएच की वैल्यू रखोगे तो POHA आ जाएगा, OH आयंस का PA वाले सॉल्यूशन का, तो ये 9.8 आ गया, ये वाला जो एफ्लुएंट है उसका। अब OH माइनस A आपके पास ये आ गया, आपको दिया गया है कि OHB है वो इसका ट्वाइस है, तो आप ट्वाइस करके लिख दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है 10⁻⁻9.8, तो इसको हम कैसे सोल्व करें। हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन में फटाफट से हम ये वैल्यू रख दें और H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन निकाल लें, उनका माइनस करके लॉगरिथम ले लें, तो पीएच आ जाएगा हमारे पास जो कि चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम है कि इसको कैलकुलेटर के बिना सोल्व कैसे करें। तो सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन में वैल्यूज रखो, और अब इसका लॉग ले लीजिए, जहां जहां मल्टीप्लाई है वो टर्म्स प्लस होती जाएंगी, log 2 -9.8 है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। इसको भी एक्सप्लेन करने की है क्या जरूरत, देखो ऐसे है, जगह भी नहीं मिल रही, 10⁻⁻9.8 है, आप इसका लॉग लोगे तो माइनस, ये यहाँ पे प्लस लिखोगे आप, 9.8 के साथ माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस साइन है ना, तो ये log 10, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। log 10 H प्लस मल्टी की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको log H प्लस लिख दोगे, इज इक्वल टू -14 आ गया। अब इस वाली इक्वेशन में log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, log 2 माइनस 9.8, log 2, log 3 और log 5, ये वैल्यूज आपको 3 याद रखनी चाहिए। -9.8 PHB हमने किसको लिखा है, log H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन है, तो ये प्लस है ना, तो इसमें एक माइनस यहाँ लगा दीजिए, दूसरा माइनस यहाँ लगा दीजिए, क्योंकि हम इसको PS लिख सकते हैं अब, तो ये इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। अब यहाँ पर आप PHB को इधर ले जाओ और 14 को इधर ले आओ, और इनको सोल्व करो तो 4.5 आ जाएगा। अब फर्स्ट टाइम देखने पे लेंदी लग सकता है, 2-3 बार खुद से कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, इजी है, बहुत इजी है। तो सी हो गया यहाँ पर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 337 है, इसमें दिया है कि नॉइज पोल्यूशन का जो रूल है 2000 का, उसके अकॉर्डिंग डे टाइम की नॉइज लिमिट्स रेजिडेंशियल जोन के लिए क्या होनी चाहिए। ये सारी जोन्स का है, आपको याद रखना है। इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके लिए होता है 75 से लेके 70 से लेके 75। नाइट टाइम का ऑब्वियसली कम होगा, डे टाइम का थोड़ा ज्यादा होगा। इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसका ऑब्वियसली ज्यादा होगा रेजिडेंशियल एरिया से। कमर्शियल एरिया थोड़ा इस टाइप का हो गया। इंडस्ट्री तो समझ रहे हो ना, जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगी हुई है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कमर्शियल एरिया में थोड़ा सा शॉप वगैरह हो गई, इस टाइप का एरिया हो गया, मार्केट हो गया। रेजिडेंशियल एरिया में रहने वाला आपका कॉलोनी वगैरह हो गई, और साइलेंस जोन में स्कूल, हॉस्पिटल, इस टाइप की चीजें आती हैं। तो यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल वाला पूछा गया है, रेजिडेंस वाला पूछा गया, तो ये कौन सी टाइम का पूछा गया आपसे। डे टाइम का तो 55 हो जाएगा, नाइट का पूछा जाता तो 45 होता। यहाँ पर आपको ये पता भी होना चाहिए कि डे टाइम कब से कब तक है। तो डे टाइम होता है 6 AM से लेके 10 PM तक। तो कहीं क्वेश्चन में टाइम देके पूछ लिया कि रात को 9 बजे कौन सा वो लगेगा, रूल के अकॉर्डिंग कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी डे टाइम ही चल रहा है इस रूल के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 338 है, इसमें दिया गया है कि मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेसीज कौन सी हैं ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में जो हेल्पफुल होती हैं एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस में। तो हेट्रोट्रोप्स होते हैं, वो ऐसे क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स हैं, बैक्टीरिया हैं, इस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को या दूसरे जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको खाते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो इसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये खाएंगे, वो इनका खाना है, तो इसको वो धीरे धीरे कम कर देंगे, जो कि हमारा टारगेट है। जो हम वेस्ट वाटर को ट्रीट कर रहे हैं तो उसमें कि ऑर्गेनिक मैटर को हमें खत्म करना है। अब यहाँ पर बाकी सारी टर्म्स का भी आपको पता होना चाहिए। ऑटोट्रोफ्स वो होती हैं जो कि खुद अपना खाना बना लेते हैं। अब काफी लोगों को लग रहा होगा कि एज ए ह्यूमंस हम ऑटोट्रोफ नहीं है, तो ह्यूमंस हम खाना खुद बनाते हैं, लेकिन हम खाना लाते कहाँ से, हम खुद फोटोसिंथेसिस थोड़े करते हैं। तो एनिमल्स और ह्यूमंस हम सब आएंगे हेट्रोट्रोफ वाली कैटेगरी में। ऑटोट्रोफ्स वो हैं जो जैसे प्लांट्स हो गए, जो कि सनलाइट में खुद रिएक्शंस करके अपना फूड खुद बनाते हैं। फोटो ऑटोट्रोफ्स में ऑटोट्रोफ्स का ही एक कैटेगरी है जिसमें कि ये जो सनलाइट है उसका यूज करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सनलाइट का यूज करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं। तो सनलाइट जिनको जरूरी होती है वो फोटो ऑटोट्रोफ्स की कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पे हेट्रोट्रोफ्स है, स्पेशल टाइप की बैक्टीरिया है जो कि ऑर्गेनिक मैटर है उसको खाते हैं, एज ए फूड वो होता है उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 339 में दिया है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसमें रिक्वायर्ड है कि ट्रीट करें हम 1000 मीटर क्यूब पर डे ऑफ वाटर, और ओवरफ्लो रेट है वो 20 मीटर पर डे है। तो यहाँ पर एक तो आपको पता होनी चाहिए ओवरफ्लो रेट, सरफेस लोडिंग रेट दोनों सेम ही होती हैं, और ये आती है डिस्चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। जैसे कि सर्कुलर टैंक की बात हो रही है तो उसकी डेप्थ है वो डी है, सरफेस एरिया उसका क्या होगा, अगर स्मॉल डी डाया है तो पाई/4 डी स्क्वायर होगा, अगर रेक्टेंगुलर टैंक है तो सरफेस एरिया बी इंटू एल हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्कुलर टैंक की बात हो रही है 20,000 डिवाइडेड बाई एरिया, यहाँ से आपका एरिया तो आ गया 50। अब दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत है डायमीटर निकालने में। है तो सिंपल, पाई/4 डी स्क्वायर इक्वल होता है आपका 50 के, लेकिन 50 इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई जो कि 3.14 है। अब इसका स्क्वायर रूट लेना इतना भी इजी नहीं है, तो मैं ट्रिक बताती हूँ आपको कैसे करना है। आप ये करिए, इस तरीके से है ये फॉर्मूला, पाई/4 डी स्क्वायर, पाई है 3.14 डिवाइडेड बाई 4, ये जो है ये 1 से छोटा आएगा, आपको समझ आ रहा है। अब डी अगर मैं 7 लेती हूँ तो 49 इंटू कोई 1 से छोटा मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या 50 के इक्वल आ सकता है क्या, नहीं आएगा। अब आप 8 के लिए करिए और 9 के लिए कर लीजिए। 8 के लिए करो तो 64 मल्टीप्लाई बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 4। और मैं तो ये भी सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको याद रखने का कैपेसिटी ठीक ठाक है, आप ऐसी वैल्यूज को भी याद रख लीजिए। पाई/4 है, इसका डायरेक्टली आप फ्रैक्शंस में याद रख लीजिए किसके इक्वल होगा, नहीं तो आप यहाँ पे इसको इजीली सोल्व भी कर सकते हो। 64 आ रहा है ना, तो 16 इंटू 3.4 मल्टीप्लाई करने में तो दिक्कत नहीं आती है, डिवाइड और स्क्वायर रूट वगैरह में इश्यू होता है थोड़ा। तो 16 को आप 3.14 से मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद यहाँ से आपको लग जाएगा आइडिया, नहीं तो आप एक बार 9 को करके एक रफ आइडिया ले लीजिए, एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर रहे हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 8 होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 340 में दिया है कि एक सिटी का वेस्ट वाटर है, उसमें हाई कंसंट्रेशन है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स की, उसको स्टेडीली डिस्चार्ज कर रहे हैं फ्लोइंग रिवर में लोकेशन एस पे। तो रेट ऑफ एरिएशन ऑफ द रिवर वाटर है वो अगर लोअर है डिग्रेडेशन की रेट से,
यानी डिग्रेडेशन की रेट किसके इक्वल होगी, किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है उसके। यानी ऑक्सीजन कंज्यूम तो फास्ट रेट से हो रही है और एरिएशन के कारण जो न्यू ऑक्सीजन ऐड हो रही है वो कम हो रही है। तो आपसे पूछा गया है कि डिजोल्व ऑक्सीजन ऐसे केस में रिवर में मिनिमम कहाँ पे होगा। तो यहाँ पर आप ग्राफ देख पा रहे हैं, इसको सैग कर्व भी बोला जाता है। ये टाइम है और यहाँ पर डिजोल्व ऑक्सीजन जो है उसकी कंसंट्रेशन है। इनिशियली ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक मैटर की ज्यादा होने के कारण जिस रेट से डीओ रिड्यूस हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, वो भी ज्यादा होगी। और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन घटती जाएगी, डीओ कंज्यूम करने की रेट भी घटती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा होगा कि घटते घटते वो एरिएशन की रेट के इक्वल हो जाएगा, और फिर वो और घटेगा तो एरिएशन की रेट ज्यादा हो जाएगी डिग्रेडेशन की रेट से। तो उस पॉइंट में मिनिमम होगा, उसके बाद ऑक्सीजन फिर से बढ़ने लग जाएगा। जैसे यहाँ पर ये रेट है डिग्रेडेशन की, तो धीरे धीरे इस वाले पॉइंट पे आके क्या हुआ है, अब ये एरिएशन की रेट के इक्वल हो गया है, ये धीरे धीरे घटता जा रहा है। क्यूमुलेटिव यहाँ पर ऑक्सीजन एडिशन ये है, तो ये मिनिमम वाला पॉइंट है जहां पर की कंसंट्रेशन मिनिमम होगी। तो ये जस्ट ऑर्गेनिक मैटर को वेस्ट को उसमें डालते ही नहीं होगी, कुछ टाइम बाद ये कंडीशन अचीव होगी और इसके बाद डीओ का लेवल है वो फिर से इंक्रीज होने लग जाएगा। तो यहाँ पर डी होगा आंसर, लोवेस्ट एट ए पॉइंट डाउन स्ट्रीम ऑफ द लोकेशन एस। क्वेश्चन नंबर 341 में दिया है कि IS 5002012 के अकॉर्डिंग अल्टरनेट सोर्स नहीं है तो लिमिट क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपको लिमिट पूछी गई है क्लोराइड और सल्फेट्स की, और ये टेबल है IS कोड का ही, ये स्क्रीनशॉट बने लगा है। 8th नंबर पे ये टेबल है जिसमें क्लोराइड का दिया गया है कि ऐसे तो 250 है रिक्वायर्ड, और परमिसेबल अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स है तो 1000 तक आप अलाउ कर सकते हो। वहीं पर दूसरा सल्फेट है, सल्फेट का ये 20 नंबर पे दिया गया है इस टेबल में। इसमें दिया गया कि 200 है, वैसे तो अल्टरनेट सोर्स नहीं है तो 400 तक अलाउ कर सकते हैं, तो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 342 में दिया है कि एक फ्लोकुलेशन टैंक है जिसका वॉल्यूम 1800 मीटर क्यूब है, ये मिक्स किया गया है पैडल से। एवरेज वेलोसिटी ग्रेडियंट दे दिया गया है आपको, टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग डायनेमिक विस्कोसिटी दे दी गई है आपको ये वैल्यू। पूछा गया थ्योरेटिकल पावर रिक्वायर्ड क्या होगी ये स्टेटेड वैल्यू ऑफ जी अचीव करने के लिए। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट और पावर में रिलेशन होता है वो ये वाला होता है, चाहे तो आप ये इक्वेशन याद रख लें चाहे तो ये रख लें, जो आपको इजी लग रहा है वो याद रख लें। इस टाइप के फॉर्मूले में कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आई और एग्जाम में ऐसा होना कि एग्जाम की प्रेजेंट में रिकॉल करने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का कंफ्यूजन हो, तो आप यूनिट्स की हेल्प ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर P है पावर, पावर होगा वर्क डन पर यूनिट टाइम, न्यूटन मीटर वर्क डन होता है पर यूनिट टाइम, यानी आप सेकंड से डिवाइड कर दीजिए इसको, डिवाइडेड बाय म्यू होगा आपका न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी होगा आपको, वेलोसिटी नहीं सॉरी वी वॉल्यूम है यहाँ पर, तो ये होगा मीटर क्यूब। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो रहा है, यहाँ से ये मीटर एक बचा, एक मीटर ऊपर वाले से कैंसिल हो गया, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, और आपका आ गया है 1/सेकंड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, dv बाई dx, कि डिस्टेंस के साथ कैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो dv बाई dx की यूनिट होगी 1/सेकंड, और इसकी आप स्क्वायर रूट लोगे तो यूनिट ये आ जाएगी। तो इसी की हेल्प ले सकते हो, बाकी इसका कोई ऐसी बैकग्राउंड थ्योरी नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन करके कुछ रिकॉल करने में इसको हेल्प कर सके, ये एक चीज है यहाँ पर इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आपको जस्ट P निकालना है, तो जी डेस का स्क्वायर म्यू इंटू वी, जी डेस दे दिया गया है आपको, ये रख दीजिए, म्यू दिया है, वैल्यूज सीधी रखनी है, सारा ऐसे यूनिट में रखोगे तो आपका वाट में आएगा। आंसर पूछा गया है किलोवाट में, तो आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सी कैलकुलेशन है, बस ये याद रखना है आपको, सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 343 भी बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है कि 20,000 व्हीकल्स हैं एक सिटी में, एवरेज एनुअल ट्रेवल है वो 12,000 किलोमीटर है, यानी 20,000 व्हीकल्स है और एक व्हीकल साल में 12,000 किलोमीटर ट्रेवल करता है। जो NOx का इमिशन होता है वो होता है 2 ग्राम पर किलोमीटर पर व्हीकल, यानी 1 किलोमीटर एक व्हीकल चलेगा तो 2 ग्राम इमिशन होगा। तो 1 किलोमीटर का आपको दिया है 12,000 किलोमीटर का, आप निकाल लीजिए, ये आएगा आपका ग्राम में। अब ये तो एक व्हीकल का आया, एक व्हीकल इतना इमिशन करेगा NOx का, तो 20,000 व्हीकल्स कितने करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल, और ये ग्राम था तो आप इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से डिवाइड कर दीजिए, इजी सी कैलकुलेशन है और ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 344 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी भी है,
बट उतना मुश्किल भी नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 344 में दिया है कि क्लोरीन को एज ए डिसइंफेक्टेंट हम यूज कर रहे हैं। 3 मिनट का टाइम दिया गया किल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो 50% डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी थी। अगर 90% डिसइंफेक्शन एफिशिएंसी अचीव करना है तो कितना मिनट्स का टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो चिक्स एंड वाटसन का जो लॉ है वो ये कहता है कि ये इक्वेशन होगी, जो बीओडी वाली इक्वेशन थी, जिस तरीके से बीओडी का डीके होता है सेम वही है यहाँ पर भी। एन टी इक्वल होगा n0 e रेज़ टू पावर माइनस के टी, यानी t इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन थी वो n0 थी। तो t टाइम बाद जो कंसंट्रेशन होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो कंसंट्रेशन बचेगी, जो कंसंट्रेशन है वो होगा एन टी इज इक्वल टू n0 e रेज़ टू पावर माइनस के टी। अब यहाँ पे t है, उसकी आप वैल्यू रख दीजिए। 3 मिनट बाद एन टी क्या हो जाएगा, 50% एफिशिएंसी, यानी 50% माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो चुके हैं। इनिशियली कंसंट्रेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर n0 थी तो 50% एफिशिएंसी, 50% कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, n0/2 यानी 0.5 n0। तो ये इक्वेशन आप लिख सकते हो, टी की जगह 3 लिख दिया, एन टी की जगह 0.5 n0 लिख दिया। 90% एफिशिएंसी के लिए आप इक्वेशन लिखोगे तो इनिशियली कंसंट्रेशन n0 थी, 90% किल हो चुका है, 1% बचा है, तो एन टी आ जाएगा 1/100 n0 यानी 0.01 n0, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू n0 e रेज़ टू पावर माइनस के टी। ये इक्वेशन आपके पास आ गई। अब यहाँ पे दो अननोन है, दो इक्वेशन से आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन दिक्कत वही आ रही है कि e रेज़ टू पावर में आ गया है और इसको कैसे सोल्व करें। तो अगेन यहाँ पर आप लॉग लोगे, ये इक्वेशन है, इसका अब हम e रेज़ टू पावर आ रहा है तो लॉग लेंगे, तो लॉग e वाला लेंगे। अब यहाँ पे लॉग 2 वाली तो आपने अगर वैल्यू याद रखी है, मैंने बोला था log 2 log 3 की वैल्यूज याद रखनी है, बट यहाँ पे log e वाला है तो आपको फिर कन्वर्जन पता होना चाहिए कि log e है, ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। log e बेस पे है, जिसको हम ln भी बोलते हैं, ये इक्वल होता है 2.303 log बेस 10, यानी log 2 जैसे आपको पता है 10 बेस वाला 0.3010 होता है, तो log e बेस वाला जो log 2 की वैल्यू होगी वो 2.303 इंटू 0.3010 होगी। अब यहाँ पे इसमें आप log ले लीजिए, आपने log लिया तो ये 0.5 है, इसको 1/2 लिखा तो ln1 माइनस ln2, तो ये ln1 होगा 0, log 10 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, e रेज़ टू पावर 0 1 होता है, तो कहीं पे log 1 आ रहा है वहाँ पे क्या होगा, 0 होगा वो उसकी वैल्यू, तो ये 0 हो गया माइनस ln2, ln 2.303 इंटू log 2 आ गया, और ये इक्वल है आपका माइनस के इंटू 3 के, यहाँ से क्या आपका आ गया 0.231। काफी सिंपल है, बिना कैलकुलेटर के इजीली कर सकते हो आप। अब तो इस वाली इक्वेशन में आपको वैल्यूज रखनी है, बस के की वैल्यू आ गई है आपको, टी की वैल्यू निकालनी है, तो ये इक्वेशन बनेगी। अगेन इसको सोल्व करना है तो आपको log लेना पड़ेगा और टी आपका आ जाएगा 19.93 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 345 में दिया है कि दो आइडेंटिकली साइज्ड प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, रिसीव कर रहे हैं वाटर और इसमें सेटलिंग हो रही है, और टाइप 1 सेटलिंग हो रही है। लेमिनार फ्लो की कंडीशंस है। टाइप 1 सेटलिंग क्या होती है कि फ्लोक्यूलेशन वगैरह नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो सेटल कर रहे हैं, और जब इंडिविजुअल पार्टिकल सेटल कर रहे हैं तो हम सेटलिंग वेलोसिटी निकाल सकते हैं स्टोक्स लॉ से। सरफेस ओवरफ्लो रेट दी गई है, एक टैंक की 30 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे और दूसरे की है 15 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। लोवेस्ट डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स जो कि कंप्लीटली रिमूव होंगे दोनों में, उनका रेशियो आपसे पूछा गया है। तो सेटलिंग वेलोसिटी है वो इक्वल होता है ओवरफ्लो रेट के 100% रिमूवल के लिए। कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर टैंक आपको दिख रहा होगा, फ्रंट से देखेंगे तो आप ऐसे दिखेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसको टॉप से आप देखेंगे तो ये इसकी विड्थ है और ये इसकी लेंथ है। अब यहाँ पर कोई पार्टिकल यहाँ 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 कहाँ पर भी एंटर हो सकता है। सबसे मुश्किल कौन से को रिमूव करना होगा, टॉप वाले को। क्यों, कैसे होगा रिमूव करना, क्योंकि एक तरफ तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा है जो उसकी फ्लो वेलोसिटी है उसके कारण, दूसरा वो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज है उसके कारण सेटल हो रहा है नीचे। तो अब यहाँ पे जो पार्टिकल यहाँ पे हो, फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल 1 है, उसको तो इतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करनी है सेटल होने के लिए, 2 वाले को इतनी करनी है, और 3 वाला जो टॉप पे एंटर हो रहा है उसको मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करनी है। तो हम टॉप वाले के लिए निकालेंगे तो नीचे वाले तो ऑटोमेटिकली ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो पार्टिकल है
सॉरी, यहाँ पर जो पार्टिकल है वो सेटल हो जाए एट लास्ट, यहाँ पे हो जाए, तो उस केस के लिए क्या हम इक्वेशन लिख सकते हैं? मान लिया कि इसको टाइम लग रहा है टी टाइम इसको लग रहा है वीएस वेलोसिटी से सेटल होने में, यहाँ पहुंचने में, तो टी किसके इक्वल होगा? कितना डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना है डिवाइडेड बाई वीएस, ये टी टाइम इसको लग रहा है। ये टी टाइम ये बिल्कुल एग्जिट पॉइंट पे यहाँ पे सेटल होगा, इसके लिए ये टी टाइम किसके इक्वल होना चाहिए? जितना ये जिस वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है उस वेलोसिटी से एल डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी जो होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी होगी, उसको हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए। ए यहाँ पर आपका है ये वाला एरिया, मैं इसको क्यू अपॉन बी डी लिख सकती हूँ, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया लेंगे हम वेलोसिटी निकालने के लिए, तो बी इंटू डी होगा इसमें। अब यहाँ पर टी इसके अकॉर्डिंग होगा क्यू अपॉन बी डी, तो वेलोसिटी हो गई, और टी होगा एल अपॉन क्यू अपॉन बी डी। समझ रहे हो आप ये चीज? क्या किया हमने? वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ही किया है, और वेलोसिटी हमने इस तरीके से निकाली है। अब ये पार्टिकल यहाँ पे सेटल होगा, तो हॉरिजॉन्टली तो ये टी टाइम में डिस डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सॉरी हॉरिजॉन्टली तो एल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वर्टिकली डिस डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये दोनों टाइम सेम होंगे अगर ये पार्टिकल यहाँ पे सेटल हो रहा है तो अब इनको हम इक्वेट कर देते हैं, डी अपॉन वी एस इज इक्वल टू एल अपॉन क्यू इंटू बी डी, ये बी डी चला जाएगा यहाँ पे ऊपर, डी से डी कैंसिल हो गया यहाँ पर, और आपका वी एस इक्वल आ गया क्यू अपॉन बी एल के। बी एल क्या है? सरफेस एरिया है टैंक का, तो इसको हम सरफेस लोडिंग रेट भी सरफेस लोडिंग रेट भी बोलते हैं, या सरफेस ओवरफ्लो रेट भी बोला जाता है। तो ये चीज समझ आ गई आपको कि वी एस और जो क्यू है वो सेम होंगे, क्यू अपॉन बी एल जो सरफेस लोडिंग रेट है वो सेम होंगे। तो मैं ये ले सकती हूँ कि मैं इसको सेटलिंग वेलोसिटी ले लूँ और इसको सेटलिंग वेलोसिटी ले लूँ। ये सेटलिंग वेलोसिटी फर्स्ट वाले की हो गई, ये सेकंड वाले की हो गई। सेटलिंग वेलोसिटी स्टोक्स लॉ से मुझे पता है इसकी इक्वल होती है, ये डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो इनके सेटलिंग वेलोसिटीज का रेशियो होगा, उसका स्क्वायर रूट रेशियो हो जाएगा, जो पार्टिकल्स है वो कंप्लीटली रिमूव होंगे फर्स्ट वाले टैंक में और सेकंड वाले टैंक में। तो यहाँ पर सोल्व करने पे इसका आंसर आ जाएगा, वो ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 346 में दिया है कि HCO3 प्लस CO3 माइनस 2 प्लस OH माइनस और H प्लस, ये होता है वो एल्किलिनिटी होता है। HCO3 माइनस की कंसंट्रेशन ये दी गई है, CO3 की ये दी गई है, pH वाटर का ये दिया गया है, pH दिया गया है, तो आप H प्लस आयन से उनकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। Ca का इनका एटॉमिक वेट भी दे दिया गया है, आपको याद रखने की यहाँ पे कुछ भी जरूरत नहीं है, सारा इन्होंने दिया है, बट आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल लगते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि केमिस्ट्री से थोड़ा आप आउट ऑफ टच हो चुके हो और थोड़ा सा सोल्व करने में दिक्कत आती है, बट एक दो बेसिक सी चीजें हैं, अगर आप वो याद रखोगे तो आसान है ये भी। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसी का भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो मोल्स की ये जो कंसंट्रेशन दी है इसको वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैलेंसी क्या होता है? यहाँ पे जो आ रहा है ये, इसमें आ रहा है 2, तो इसकी हो गई 2, इसकी हो गई 1। तो अब यहाँ पर दो अलग अलग हैं, ये जो कंसंट्रेशन दी गई है अलग अलग उनकी कंपोनेंट की दी गई है, तो आप इनको इक्विवेलेंट निकालोगे, टोटल निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसको तो आप एज इट इज रखोगे क्योंकि इसकी वैलेंसी यहाँ पे -1 लिखा है तो 1 है, इसकी वैलेंसी 2 है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका आ गया टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। आपको निकालनी है एल्केनिटी एज CO3, तो किसी का भी कहीं पे भी ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको दिया गया है तो आप क्या करोगे? आप उसको इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन मिल जाएगी। ये बेसिक रूल है, हर जगह एप्लीकेबल होंगे। एक तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, कहीं पे भी ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स वाली कंसंट्रेशन को वैलेंसी से मल्टीप्लाई करोगे। एल्केनिटी यहाँ CH3 की फॉर्म में दिखा रहे हैं तो इसका इक्विवेलेंट वेट लेंगे, अगर किसी और की फॉर्म में निकालना है तो आप यहाँ पे उसका इक्विवेलेंट वेट ले लोगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को इससे मल्टीप्लाई करना है। 50 क्यों आया आपका इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी, तो CaCO3 मोलिकुलर वेट इसका होगा 40 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन के 3 है यहाँ पर एटम, × 3, ये आपका आएगा 100। और आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैलेंसी होगी वो 2 होगी,
क्योंकि ये ऐसे होता है Ca+2 CO3-2, तो 2 इसकी वैलेंसी है, तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो 50 इसका ये इक्विवेलेंट वेट आया है, और इस तरीके से आप ये कंसंट्रेशन निकाल लोगे। बस 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और इसको आप सोल्व करोगे तो डी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 347 में दिया है कि एक गैस है जिसमें 2 टाइप्स के सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। एक का एवरेज साइज 2 माइक्रोन है, दूसरे पार्टिकल्स जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो पॉल्यूशन है इनमें गैस में, वो 50 माइक्रोन मीटर है। तो कौन सी ऑप्शन ऐसी होगी जो मोस्ट सुटेबल होगी कंट्रोल करने के लिए जो भी यहाँ पे ये पॉल्यूशन है, ये जो गैस में इसको। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 50 माइक्रोन या इससे बड़े साइज के पार्टिकल्स हो तो हम ग्रेविटेशनल फिल्टर, ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर यूज करते हैं। तो एक तो ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद ये छोटे साइज के पार्टिकल हैं 2 माइक्रोमीटर वाले, तो इनके लिए आपको करना पड़ेगा फैब्रिक फिल्टर। वैसे फैब्रिक फिल्टर के बजाय अब किसी को ये भी डाउट हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर आपको वही है कि ऑप्शंस के हिसाब से चूज करना पड़ेगा। ऐसा ऑप्शन दिया ही नहीं है इन्होंने कोई, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन के बाद साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन तो आप नहीं करोगे, क्योंकि साइक्लोन वाले तो बड़े वाले साइज के लिए हैं। कहीं पर भी अगर हमें फैब्रिक वाला करना है तो हम पहले बड़े साइज वाले पार्टिकल्स को उठाते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे होगी, सेटलिंग के बाद में बैग फिल्टर वाला, बैग फिल्टर फॉलोड बाई प्रेसिपिटेटर। तो बैग फिल्टर तो सबसे छोटे वाले पार्टिकल्स के, जो फैब्रिक फिल्टर है इसी को बोला जाता है बैग फिल्टर। तो ये तो सबसे छोटे पार्टिकल्स के लिए है, तो इससे पहले बड़े वाले तो रिमूव करेंगे ना हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन फॉलोड बाय वेंचुर स्क्रबर, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 348 बहुत ही सिंपल सा है, बेसिक से स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हैं। ए में दिया है कि पार्सली ट्रीटेड एफ्लुएंट जो होता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, जिसमें हाई कंसंट्रेशन होता है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स का, इसको एक फ्लोइंग रिवर में डिस्चार्ज कर देते हैं। रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक्स इज हायर देन द रेट ऑफ एरिएशन। डिग्रेडेशन की रेट हाई है, यानी ऑक्सीजन कंज्यूम होने की रेट हाई है। जो एरिएशन हो रहा है, एरिएशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो बेसिकली जो रिवर है उसमें ऑक्सीजन जिस रेट से हम कंज्यूम कर रहे हैं वो तो ज़्यादा है, और ऐड हो रहा है वो कम है, तो डिग्रेड होगा ऑक्सीजन लेवल। अब आपसे पूछा गया, इसमें दिया गया है कि डिजोल्व ऑक्सीजन ऑफ द रिवर विल बी लोवेस्ट एट द पॉइंट पी। तो जिस पॉइंट पे हम पोल्यूट करते हैं, इफ्लुएंट को डिस्चार्ज करते हैं रिवर में, उस पॉइंट पर उसको डालते ही एकदम से रिवर का जो ड्यू है वो रिड्यूस नहीं होता। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है, ऑक्सीजन कंज्यूम करता रहता है, और तो कुछ स्टेज पे, कुछ डिस्टेंस पे जाके फिर मिनिमम ड्यू हमें देखने को मिलती है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, आपसे पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट। बी में दिया है मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ स्पीसीज इन्वॉल्व होती हैं जो डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में, वो होती हैं कीमोहेटरोट्रोप्स। तो कीमोहेटरोट्रोप्स क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एनर्जी ऑब्टेन करते हैं केमिकल रिएक्शन से, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको कंज्यूम करते हैं। तो ये हो गया सही स्टेटमेंट। सी में दिया है कि यंग लेक जिसमें लो न्यूट्रिएंट है उसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। तो कहीं पर लेक में फॉस्फोरस, नाइट्रोजन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एल्गी के लिए, वो अगर एक्सेस अमाउंट में हो गए हैं तो एल्गी इतनी ज्यादा वहां पे हो जाएगी कि बाकी सारा जो वहां पर प्लांट्स वगैरह इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो सी वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। डी में दिया है कि एक एफ्लुएंट सैंपल है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, उसमें 5 डे बीओडी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो होगा और फाइनल बीओडी होगा, उनका रेशियो मोर देन 1 होगा। ये क्या कह रहे हैं कि 5 डे बीओडी और फाइनल बीओडी, फॉर एग्जाम्पल उसका बीओडी है 20 मिलीग्राम पर लीटर, तो 20 मिलीग्राम पर लीटर तो है अल्टीमेट बीओडी। 5 डे बीओडी है कि 5 दिन में कितना जो ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है, तो 5 दिन में ऑक्सीजन मान लिया 10 मिलीग्राम पर लीटर से कंज्यूम हुआ है, तो 5 डे बीओडी तो 10 होगा आपका, और नीचे आप जो L0 वाला है, जो इनिशियल वाला है, वो लोगे 20, तो ये 0.5 आएगा, एक से बड़ा तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 349 है, इसमें दिया है कि अमोनिया नाइट्रोजन है, ये प्रेजेंट होगा गिवन वेस्ट वाटर में NH4+ और NH3 की फॉर्म में। पीएच है वो कोई डिसाइडिंग फैक्टर है दो कॉन्स्टिट्यूएंट का, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, माइंड में रखना है ये वाला पिक्चर। 5 से लेके 7 तक तो NH4+ डोमिनेट करता है। यहाँ पर जो आपको एक्स एक्सिस पे जो दिख रहा है वो तो पीएच है, वाई एक्सिस पे जो दिख रहा है ये रेशियो है अमोनिया अपॉन अमोनियम का। तो ये रेशियो जितना बड़ा है मतलब अमोनिया ज्यादा है,
जैसे कि यहाँ पे ये रेशियो 1 हो गया है, यानी अमोनिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये रेशियो की वैल्यू छोटी है, इसका मतलब अमोनियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये है आपका अमोनिया और ये है आपका अमोनियम। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि 7 होता है जो मेजर रोल प्ले करता है। तो पीएच 7 पे NH4 प्लस अमोनियम है वो प्रीडोमिनेट रहेगा, याद रखना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 350 में स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। यहाँ पे स्टेटमेंट है पाइलोसिस और कंबस्टन के रिगार्डिंग। पहले हम टर्म्स को समझते हैं। पाइलोसिस में क्या होता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो सॉलिड वेस्ट है, उसको हम अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में प्रोसेस करते हैं हाई टेम्परेचर पे, और इसके कारण उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। उसमें कुछ लिक्विड मिलेगा आपको, कुछ गैस मिलेगा, कुछ सॉलिड्स मिलेंगे। और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि हमें इसमें बाहर से हीट देनी पड़ रही है। कंबस्टन क्या होता है? सिंपल, आपके घर में काफी सारा कूड़ा हो रहा है, आप उसको जला रहे हो। कागज का कूड़ा है, आपने उसको इग्नाइट किया और वो जल रहा है, लपटें निकल रही है। तो ये प्रोसेस है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एग्जिट कर रही है यहाँ पर थर्मल हीट। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसका उल्टा हो गया एंडोथर्मिक प्रोसेस। कंबस्टन इजीली समझ आ जाता है और याद भी रहता है। पाइलोसिस में थोड़ी सी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, तो इसको मैं याद रखने के लिए आपको एक हेल्प हिंट देती हूँ। आप इसको इस तरीके से रिलेट करिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम ग्राउंड सरफेस के अंदर से माइन से कोयला निकाल रहे हैं, तो हम मानते हैं कि जो प्लांट के रिमेन्स वगैरह थे, जो प्लांट डेड होने के बाद जो बचे थे, वो बहुत ज्यादा नीचे अर्थ सरफेस में दब गए और मिलियन ईयर्स तक वहां पे प्रोसेस हुए। टेम्परेचर बहुत ज्यादा था ग्राउंड सरफेस के नीचे वहां पर, और वो प्रोसेस हुए और उसके बाद उसका कोयला बन गया। तो पाइलोसिस में आपको एक डिफरेंट एंड प्रोडक्ट मिलता है। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो पाइलोसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस है, टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सही स्टेटमेंट बिल्कुल। बी में दिया है कंबस्टन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जी नहीं। अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोसेस होता है क्योंकि ऑक्सीजन फ्रीली अवेलेबल होती है वहां पर, बट ये एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। पाइलोसिस एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिल्कुल गलत। कंबस्टन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी गलत है। यहाँ पर एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 351 बड़ा लेंदी सा क्वेश्चन है, पूछी बहुत छोटी सी बात है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं ना एग्जाम में, तो आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ऑप्शन को रीड कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा कि पूछना क्या चाह रहे हो। आप फिर उस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ज्यादा जल्दी आप उसको प्रोसेस कर पाओगे। यहाँ पे दिया है कि हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल मेजर करी जाती है टाइट्रेशन के मेथड से। 0.01 मोरलिटी वाला सॉल्यूशन हम लेते हैं। इथाइल डायमाइन टेट्रिक एसिड EDTA ये हम लेते हैं। इरिक्रोम ब्लैक टी है, इसको एज हम इंडिकेटर यूज करते हैं। EBT है, रिएक्ट्स करता है, कॉम्प्लेक्सेस बनाता है डाइवेलेंट मेटेलिक आयंस के साथ में। ड्यूरिंग टाइट्रेशन EDTA रिप्लेस करता है EBT को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और रिप्लेसमेंट ऑफ EBT कंप्लीट होता है एट द एंड ऑफ टाइट्रेशन। अब एंड ऑफ टाइट्रेशन हो गया है, ये टाइट्रेशन आपका कंप्लीट, ये कैसे पता चलेगा आपको? कलर कैसे चेंज होगा, इसमें सिर्फ ये पूछा है। तो EDTA मेथड है, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। हार्डनेस मेजर करने का मेथड है ये। मेटल आयंस की कंसंट्रेशन हम इससे निकालते हैं। और इसमें क्या होता है, इरिक्रोम ब्लैक टी एक इंडिकेटर यूज करते हैं, ये भी पूछा जाता है। एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन में क्या होगा, जो कलर है वो वाइन रेड टू ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो इरिक्रोम ब्लैक टी आप यूज कर रहे हो और कलर फाइनल में हो रहा है वो ब्लू हो रहा है। इस तरीके से आप याद रखोगे, डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 352 में दिया है कि वाटर फिल्ट्रेशन यूनिट है, ये बनाई गई है यूनिफॉर्म साइज सैंड के पार्टिकल्स 0.4 mm डायमीटर, सेफ फैक्टर 0.84, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.55, डेप्थ ऑफ फिल्टर बेड ये है, पोरोसिटी ये है। आपसे पूछा गया है रिक्वायर्ड बैकवॉश वेलोसिटी। तो यहाँ पर बैकवॉश वेलोसिटी का जो रिलेशन है आपको ये याद रखना पड़ेगा, और इसको कैलकुलेटर के बिना सोल्व करवाना भी डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया तो हम कर लेते हैं सोल्व। V क्या है, बैकफ्लो की वेलोसिटी है। VS है सेटलिंग वेलोसिटी। इनका रेशियो रेज टू पावर 0.22, ये इक्वल आएगा पोरोसिटी ऑफ एक्सपैंडेड बेड। जो बैकफ्लो के बाद एक्सपैंडेड बेड है उसकी पोरोसिटी है वो ηE है। तो यहाँ पर है कुछ नहीं, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आप इसको सोल्व करते हो अगर, तो VB आपका आ जाएगा 6.35 इंटू 10⁻³ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 353 में दिया है
कि एक ग्रिड चैम्बर है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का, उसको 0.25 mm के पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 है। टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी है जो पार्टिकल्स की वो 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। चेम्बर है उसकी विड्थ है वो 0.5 मीटर है। कैरी कर रहा है पीक वेस्ट वाटर फ्लो इस रेट से। डेप्थ ऑफ फ्लो यहाँ पर है वो ये है। फ्लो थ्रू वेलोसिटी है वो ये है। फ्लो थ्रू वेलोसिटी क्या होती है, Q/A। तो यहाँ पर एट द पूछा क्या गया है मिनिमम लेंथ ऑफ द चैम्बर टू रिमूव। तो बेसिकली सारी जो कहानी है इसमें आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि 0.25 mm के पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए मिनिमम लेंथ यहाँ पर चैम्बर की क्या चाहिए होगी। तो अगेन यहाँ पर पिछला एक क्वेश्चन में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि सेटलिंग वेलोसिटी और ओवरफ्लो वाला कैसे रिलेटेड होता है, तो हमने एक इक्वेशन लिखी थी वहां पर। सेम इक्वेशन हम यहाँ पे लगाएंगे। ग्रिड चैम्बर है, इसकी लेंथ काफी ज्यादा होती है और उतना मतलब मूव करता रहता है वाटर, बट लेंथ ज्यादा है और वेलोसिटी हम काफी कम कर देते हैं तो पार्टिकल सेटल हो जाते हैं। तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, एक पार्टिकल यहाँ पे एंटर हुआ है उसको यहाँ पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, H/Vs वर्टिकल डायरेक्शन में हमने इक्वेशन लगा दी। यहाँ पे पार्टिकल है उसको यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, L/VH। मैं आपसे ये पूछूं अगर ये बड़ा हो जाए L/VH से तो क्या होगा, ये जो टाइम लग रहा है वो ज्यादा है, पार्टिकल को बॉटम में पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो ज्यादा है, पार्टिकल को L डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है वो कम है, यानी पार्टिकल बाहर चला जाएगा। अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर ये छोटा हो जाए, H/Vs है, ये जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ये कम ज्यादा होने से क्या इफेक्ट आएगा, ये आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है, क्वेश्चन इसके बिना भी हो जाएगा। तो H/Vs है वो अगर कम हो गया L/VH से, अब क्या होगा, पार्टिकल को बॉटम में पहुंचने में टाइम लग रहा है कम और उसको जो L लेंथ ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है वो ज्यादा है, पार्टिकल सेटल हो जाएगा। जब ये इक्वल होंगे तो पार्टिकल बिल्कुल यहाँ पे सेटल होगा, अगर ये कम हो गया तो पार्टिकल बीच में ही इधर कहीं सेटल हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे आपको दे दिया गया है सेटलिंग वेलोसिटी, आई थिंक दिया है आपको, Vs सेटलिंग वेलोसिटी दे दी है, Vh आपको दिया है, Vh कहाँ पे दिया है आपको, फ्लो थ्रू वेलोसिटी दिया गया है 0.3 मीटर पर सेकेंड, तो ये होता है Vh क्या होता है, Q/क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर नहीं दिया आपको डिस्चार्ज दिया है तो आप इस तरीके से निकालोगे। अब यहाँ पर वैल्यूज रखनी है, 0.75 H की वैल्यू रख दी, इसकी रख दी L, निकाल लीजिए, सिंपल है, कैलकुलेशन भी सिंपल है, 9 मीटर आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 354 है, इसमें दिया है कि वाटर सैंपल है जिसमें कंसंट्रेशन है Ca+2 की, Mg+2 की, HCO3- की, वो ये दे दी गई हैं। एटॉमिक मासेस यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल हार्डनेस एंड टेम्परेरी हार्डनेस आपसे पूछा गया है। तो हार्डनेस होती है टोटल कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। मोलिकुलर वेट सबसे पहले CO3 का आप निकाल लोगे, ये दिए गए हैं इससे। Ca का एक एटम है, C का एक है, कार्बन के 3 एटम है, तो 16 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आता है 100। इक्विवेलेंट वेट आप निकाल लोगे, क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है वो 2 होती है, CaCO3 को अगर आप ब्रेक करोगे तो ये Ca+2 होगा, ये CO3-2 आएगा यहाँ पर, तो 50 ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ गया। टोटल हार्डनेस आपको अब निकालनी है CaCO3 की फॉर्म में, तो टोटल हार्डनेस यहाँ पे किस किस के कारण होगी, ये Ca+ के कारण होगी और Mg+ के कारण होगी। टोटल हार्डनेस हमेशा होती है मल्टीवैलेंट कैटायंस की वजह से, कैटायंस यानी पॉजिटिव चार्ज वाले, मल्टीवैलेंट यानी जिसमें +1 से ज्यादा चार्ज हो। मेजर इनमें Ca और Mg के कारण ही होती है, तो हम इसी के कारण ऐड करते हैं। तो 100 इंटू 20 यहाँ पर है जो ये इक्विवेलेंट वेट Ca का एटॉमिक वेट 40 है, वैलेंसी इसकी 2 है, तो आप 2 से डिवाइड करोगे तो इक्विवेलेंट वेट आ गया। तो किसी भी की भी कंसंट्रेशन अगर आपको दी गई है तो आपने क्या किया, इस किसकी कंसंट्रेशन है, Ca+2 की है, तो इसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि आएगा मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दिया और जिसका निकालना है उसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दिया। 36 में भी Mg+2 है, तो यहाँ पर Mg का 24 होता है, इसका हाफ हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, तो 36 डिवाइडेड बाई 12, 36 कौन सा है, ये वाला कंसंट्रेशन Mg का जो दिया गया है,
किसकी फॉर्म में निकाला है, CaCO3 की फॉर्म में। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, 50 है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया 400 मिलीग्राम पर लीटर। अब यहाँ पर आपको निकालनी है एल्केलिनिटी। एल्केलिनिटी CaCO3 की फॉर्म में होती, निकालनी है आपको। एल्केलिनिटी होती किसके कारण है, HCO3 माइनस के कारण। तो HCO3 माइनस की कंसंट्रेशन है 122 डिवाइडेड बाय इसका जो इक्विवेलेंट वेट है, वो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इसका मोलिकुलर वेट ही हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी है वो यहाँ पे जो आ रही है 1 ही है, -1 आ रहा है ना। तो HCO3 में H को ऐड कर दिया, Ca को कर दिया, सॉरी C को कर दिया, Ca तो 14 है, C कार्बन है ना, C को कर दिया, ऑक्सीजन के 3 एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका आ गया 122/61 इंटू 50 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ हमें CaCO3 की फॉर्म में निकालना है और ये इसका इक्विवेलेंट वेट है। तो ये 100 मिलीग्राम पर लीटर आ गया इसमें। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होगी, टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी में जो मिनिमम होगा वो टेम्परेरी हार्डनेस के इक्वल होगा, तो ये आपका आ जाएगा 100। किसी को इसमें कंफ्यूजन है कि टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी में जो मिनिमम है वो टेम्परेरी हार्डनेस के इक्वल क्यों होगा, तो ये भी बहुत कंसेप्चुअल सी चीज है। 5-7 मिनट का मैंने सेपरेट इस पे वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में लिंक है, वहां पे जाइए, इस वीडियो को पॉज करके उसको देखिए, आपको इतनी क्लैरिटी आ जाएगी कि इसके बाद आपको इस चीज में दिक्कत नहीं आएगी कभी, कि इसको रटना नहीं पड़ेगा कि हाँ ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 355 में दिया गया है कि एक वेस्ट वाटर सैंपल है जिसमें 2 नाइट्रोजन की स्पेसीज हैं, अमोनिया और नाइट्रेट। अमोनिया की कंसंट्रेशन आपको ये दे दी गई है और नाइट्रेट की ये दे दी गई है। आपको एटॉमिक वेट भी दिए गए हैं N, H और O के। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नाइट्रोजन की फॉर्म में नाइट्रोजन की टोटल कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है। तो कंसंट्रेशन आपको यहाँ पर दी गई है मिलीग्राम पर लीटर में। यहाँ पर आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि एटॉमिक वेट का क्या सिग्निफिकेंस होता है। मैं अगर बोलूंगी नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट है वो 14 ग्राम है, यानी नाइट्रोजन का अगर मैं 14 ग्राम का वेट लेती हूँ तो उसमें 1 मोल ऑफ एटम्स होंगे, 1 मोल होंगे उसमें। अब 1 लीटर में का लीटर की फॉर्म में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन दी गई है मिलीग्राम पर लीटर में, आपको कैलकुलेट करना है फाइनली नाइट्रोजन की फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें इसको मोल की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर हम वापस से ग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब NH3 का मोलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, N का होगा, यहाँ पर दिया गया 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 और 3 एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 17 आ गया मोलिकुलर वेट अमोनिया का। यानी अमोनिया के 17 ग्राम में 1 मोल पार्टिकल वो होंगे, एटम्स इसके मोलिक्यूल्स होंगे। अब कंसंट्रेशन दी गई है 34 मिलीग्राम पर लीटर। तो पहले तो 34 जो मिलीग्राम में दिया गया उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद ये आपको दिख भी रहा है यहाँ पर, तो यूनिटी लिख दिया इन्होंने ग्राम पर मोल में, और ये आपका है ग्राम पर लीटर में। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर मोल पर लीटर में ये कंसंट्रेशन मिल जाएगी। यानी 1 लीटर अगर आप इस जो ये वेस्ट वाटर है इसका लोगे तो उसमें 2 × 10⁻³ मोल्स होंगे। इसी तरीके से NO3 का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। NO3 का क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट 14 + 16 × 3। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6.2 डिवाइडेड बाई 62। तो इसको आप लिख सकते हो 1 × 10⁻⁴। ये मोल्स पर लीटर में कंसंट्रेशन आ गई। अब मैं बोलूं कि NH3 का 1 मोल है तो उसमें N का कितना है, 1 होगा, 1 नाइट्रोजन होगा उसमें, तो इसका मैं ऐड कर दूंगी एज इट इज। NO3 का अगर मैं बात करूं तो इसमें भी 1 नाइट्रोजन है तो इसका भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, ये जो आ रही है मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन, दोनों की नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन मैंने ऐड कर दी। मैंने यहाँ पे किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि दोनों में एक एक एटम है। अगर फॉर एग्जाम्पल N2O अगर होता है यहाँ पे तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि एक N2O का मोलिक्यूल है तो उसमें 2 एटम होंगे नाइट्रोजन के। तो यहाँ पर ये आपके पास आ गया दोनों को ऐड करके। अब आपको आंसर चाहिए फिर से मिलीग्राम पर लीटर में, तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट कैसे करोगे, नाइट्रोजन का जो मोलिकुलर वेट आपको दिया गया है, ये कंसंट्रेशन है आपकी मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में ये कंसंट्रेशन है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ग्राम पर मोल से, तो मोल से मोल कैंसिल हो गया और ग्राम पर लीटर में आपकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। ग्राम पर लीटर में आएगी, ऑप्शंस मिलीग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 356 में दिया है कि सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग फैसिलिटी है, उसमें MC मॉइस्चर कंटेंट से मतलब MC डिनोट कर रहा है मॉइस्चर कंटेंट को, MCF यानी
फूड वेस्ट का मॉइस्चर कंटेंट, एमसीपी यानी पेपर वेस्ट का मॉइस्चर कंटेंट, एमसीजी यानी ग्लास वेस्ट का मॉइस्चर कंटेंट। ई से रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी कंटेंट को। तो यहाँ पर कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है? तो मॉइस्चर कंटेंट में तो आपको थोड़ा देख के भी आइडिया लग रहा होगा कि मॉइस्चर सबसे ज्यादा फूड में होगा, फूड वेस्ट में होगा। उसके बाद पेपर में जो है वो भी मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है, उसमें होगा, सबसे कम है वो ग्लास में होगा। तो मॉइस्चर का तो आपका ये हो गया। यहाँ पर प्लास्टिक और रबड़ का इक्वल ही होता है और ग्लास का भी इनके इक्वल होता है। तो अगर आपको किसी और के लिए पूछ लिया जाए तो भी आप आंसर कर पाओगे। हीट वैल्यूज का अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा प्लास्टिक की होती है, फिर पेपर की होती है, फूड वेस्ट की उससे कम और ग्लास की सबसे कम। तो यहाँ पर ए है वो करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट जो है ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड वाला प्लास्टिक, प्लास्टिक नहीं, यहाँ पे पी है वो पेपर को डिनोट कर रहा है, पेपर वेस्ट को, लेकिन पेपर वेस्ट का भी फूड से ज्यादा ही है ना, और उसके बाद ग्लास का सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 357 में दिया है कि ऑप्टिमम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन रूट जब हम डिसाइड करेंगे तो कौन सा डिजायर्ड नहीं है। तो ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। फर्स्ट में दिया है कलेक्शन व्हीकल है, ट्वाइस डाउन द सेम स्ट्रीट ट्रेवल नहीं करना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए ना कि जैसे ये है तो यहाँ से जाए, यहाँ से घूम के इधर से वापस आ जाए। अगर यहाँ से जाएगा यहाँ से वापस आएगा तो वापसी में तो कुछ पर्पज फुलफिल हो नहीं रहा है, जस्ट वेस्ट हो रहा है आपका जो पेट्रोल है वो। तो पहला स्टेटमेंट है सेम स्ट्रीट आपसे पूछा गया नो डिजायर्ड, तो पहला तो सही है। सेकंड में दिया है कंजेस्टेड रोड्स में जो वेस्ट कलेक्शन है वो रश हार्स में मॉर्निंग और इवनिंग में नहीं होना चाहिए, ये भी सही बात है क्योंकि क्यों ट्रैफिक बढ़ाना। सेकंड में दिया है ट्रैफिक भी बढ़ाना और दूसरा जो गार्बेज ट्रक होता है उसमें काफी सारा वो वेस्ट डाला होता है तो स्मेल वगैरह का भी इश्यू होता है। तो ऐसी व्हीकल्स को ट्रैफिक वाले एरिया से नहीं निकालना जाता है, स्पेशली पीक आवर वाले ट्रैफिक में कोशिश रहती है कि मॉर्निंग के अर्ली आवर में ही वेस्ट कलेक्ट हो जाए। सी में दिया है कलेक्शन शुड अकर इन अपहिल डायरेक्शन। तो ये देखिए आप अपहिल डायरेक्शन में आप कलेक्शन कर रहे हो, यहाँ से आप कलेक्ट करते जा रहे हो, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो आप बढ़ता जा रहा है। तो इसके बजाय अगर आप डाउन हिल में कलेक्शन करोगे तो कम पेट्रोल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से आपका ट्रक भरता जा रहा है भरता जा रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहे हो। इसमें क्या होगा, डाउन हिल में जा रहे हो, लोडेड ट्रक है, इजी होगा मूव करना, पेट्रोल कम खर्च होगा। तो सी वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। डी में दिया है कि लास्ट कलेक्शन पॉइंट होगा वो एज पॉसिबल एज टू वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी होना चाहिए। तो जैसे कि ये सिटी है तो यहाँ से आप गए, यहाँ से कलेक्ट किया, लास्ट पॉइंट इसको बनाएंगे ना जहाँ पे डिस्पोज करना है, तो ये भी करेक्ट है, सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 358 भी अगेन वही उसी तरीका के कंसंट्रेशन वाला क्वेश्चन है। 100 मिलीग्राम है HNO3 का, ऐड किया गया है वाटर में, फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर है, एटॉमिक वेट दे दिया गया है, फाइनल पीएच पूछी गई है, पीएच पूछी गई है यानी आपको पहले H+ आयंस की कंसंट्रेशन निकालनी होगी। HNO3 100 मिलीग्राम, 100 इंटू 10⁻³ ग्राम हो गया। मोलिकुलर वेट क्या होगा HNO3 का, H का 1, N का 14 और O का 16, 63 ग्राम आ गया। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, पर लीटर में हमें पता है 100 मिलीग्राम है HNO3 का, तो हम मोल भी निकाल सकते हैं ना, ग्राम से मोल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम एटॉमिक वेट से मोलिकुलर वेट से डिवाइड करके। तो 63 से डिवाइड कर दिया तो ये मोल पर लीटर में आपकी कंसंट्रेशन आ गई। HNO3 का 1 मोल है तो उसमें H+ का भी 1 ही मोल होगा, यानी कंसंट्रेशन सेम होगी, जो HNO3 की कंसंट्रेशन है वही H+ आयंस की कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि एक HNO3 का मोलिक्यूल एक H+ ही रिलीज करेगा। तो ये आपका कंसंट्रेशन आ गई H+ आयंस की। अब आप इसका लॉग ले लीजिए, लॉग लोगे तो 1/63, लॉग 1 0 होता है, पॉजिटिव हो जाएगा, 63 का आप करोगे तो इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। अगर आपको 7 की 2 की 3 की वैल्यूज याद हैं तो आप इसको सोल्व करके निकाल सकते हो आंसर। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे क्लोज आंसर है वो ऑप्शन ए है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 359 है, इसमें ये एक तो दिया गया है कि केमिकल फॉर्मूला बायोडिग्रेडेबल फ्रैक्शन जो है MSW म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, उसका केमिकल फॉर्मूला ये दिया गया है। वेस्ट को ट्रीट करना है फोर्स्ड एरिएशन से, कंपोस्टिंग प्रोसेस है, तो हमें मतलब ऑक्सीजन ऐड करना है उसको फुली डिकम्पोज कराने के लिए। तो ये है, इसको फुली डिकम्पोज कराने के लिए ऑक्सीजन हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा, NH3 बनेगा। ये कैसे पता चला हमें, ये दे दिया है कि C एंड H है ऑक्सीडाइज कंप्लीटली, N है वो सिर्फ NH3 की फॉर्म में ही कन्वर्ट हो रहा है, N का भी फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता था, NO2 बन सकता था, NO3 बन सकता था,
बट अमोनिया ही बन रहा है, ये आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, तो आप ये इक्वेशन लिख लोगे। अब ये वाले नंबर्स आपको खुद से लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन चाहिए, ये आपका C100 है तो यहाँ पे 100 आ गया। इसके बाद CO2 बनेगा तो यहाँ से आपको पता चल गया 200, तो O यहाँ से आएगा, मतलब यहाँ चाहिए होगा। उसके बाद H2O 250 है, H का 250 है हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे 123.5 लिख दिया, तो इतना ऑक्सीजन यहाँ पे चाहिए होगा। उसके बाद NH3, तो N का एक ही है तो एक N के साथ में 3 एटम जाएंगे हाइड्रोजन के, तो मोलिकुलर वेट है वो ये हो गया 12 इंटू 100 इंटू 250 प्लस 80 इंटू 16। ये मोलिकुलर वेट क्या किया हमने, कार्बन को 100 से मल्टीप्लाई किया है, H के एटॉमिक वेट को 250 से मल्टीप्लाई किया है जो कि 1 होता है, O का 16 को 80 से किया, और इस तरीके से ये आ गया आपका मोलिकुलर वेट। अब यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ एयर निकाला पूछा गया आपसे, तो सबसे पहले तो आपको यह समझ आ गया कि इसका एक होगा मोल, तो उसके साथ में 121.5 मोल हमें चाहिए होंगे ऑक्सीजन के। रिएक्शन में आपको दिख रहा है एक इसका मोल, इसके मोल, और फिर ये बनेगा। अब यहाँ पर ये आपको दिया गया है कि 1000 kg यानी 1 टन वेस्ट के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए वो आपको निकालना है। तो मोल का तो रिलेशन आपको समझ में आ गया, एक मोल के साथ 121.75 मोल ऑक्सीजन के चाहिए। ये हम ग्राम के फॉर्म में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। एक मोल का वजन होगा 2744 ग्राम, इसके साथ में रिएक्ट करने के लिए मुझे ऑक्सीजन चाहिए 121.75 मोल। 121.75 मोल का वजन होगा, वेट होगा, वो इंटू 32 ग्राम करके आ जाएगा, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट होता है वो 32 होता है ऑक्सीजन का। O का 16 होगा और O2 है तो 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, यानी 2744 ग्राम। इसके लिए आपको इतना ऑक्सीजन चाहिए। 1 ग्राम के लिए कितने चाहिए, दिस डिवाइडेड बाई 2744, ये आ गया। और 1000 kg, 1 टन के लिए कितना चाहिए, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये kg में लिया है तो आपका आंसर भी kg में आ जाएगा। उसके बाद रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा 1419.825 डिवाइडेड बाई 1.3 इंटू 0.23, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पे 1.3 है और ऑक्सीजन है वो 23% ही है, यानी ये तो आपको एयर का वॉल्यूम मिला है, बट ये पूरा एयर ऑक्सीजन नहीं है, उसमें 23% ऑक्सीजन है। तो आप मान लो कि x अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपको चाहिए, मतलब x अमाउंट ऑफ एयर आप ले रहे हो, दिस डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 23 डिवाइडेड बाई 100, ये इक्वल आना चाहिए आपका जो ऑक्सीजन आपने लिए है वो जो आपको चाहिए वो 149.825 है। तो यहाँ से x आपके पास आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाई 0.23, यानी इतना मीटर क्यूब आपको एयर चाहिए, तो आपको इतना केजी उसमें ऑक्सीजन मिल पाएगा। अब यहाँ पर आई थिंक यहाँ पे टन के बजाय केजी में होना चाहिए, क्योंकि अभी तो केजी में आ गई ना हमारी यूनिट, तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन करोगे तो सोल्व करने पे आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 360 में दिए है कि म्यूनिसिपल वेस्ट हैंडलिंग फैसिलिटी है, उसमें 30 मीट्रिक टन का मिक्सचर है फूड वेस्ट का, यार्ड वेस्ट और पेपर वेस्ट का, मतलब 3 टाइप के वेस्ट का मिक्सचर है 30 मीट्रिक टन। मॉइस्चर कंटेंट इसका 10% है, इसको हमें कंपोस्टिंग कराना है और उसके लिए मॉइस्चर कंटेंट जो रिक्वायर्ड है आइडियली वो 50% होता है। तो आपसे पूछा गया कि कितना वाटर आपको यहाँ पर और ऐड करना पड़ेगा। तो एक तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम सॉइल की बात करते हैं तो वहाँ पर वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है MW/MS, बट यहाँ पर वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होगा MW/टोटल M, टोटल जो मास है। तो 10% मॉइस्चर कंटेंट है, टोटल मीट्रिक टन है 30, तो 3 मीट्रिक टन वाटर कंटेंट हो गया। 27 मीट्रिक टन है वो सॉलिड्स हैं और 3 मीट्रिक टन इसमें वाटर है। अब 50% आपको मॉइस्चर कंटेंट करना है, तो MWT आपको चाहिए। नीचे यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पर ये क्या है कि MS तो कांस्टेंट रहेगा, तो 27 मीट्रिक टन तो आपका कांस्टेंट है, प्लस इसमें वाटर कितना चाहिए होगा वो MW2 हो जाएगा, ये टोटल मास हो गया, और ये ऊपर आ जाएगा MW2 इज इक्वल टू 50%, यानी 50 डिवाइडेड बाई 100। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो MW2 आपका आया है 27 मीट्रिक टन। अब 27 मीट्रिक टन 50% मॉइस्चर कंटेंट के कोरस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट है, जिसमें इनिशियल जो स्टेज है उसमें 3 मीट्रिक टन तो ऑलरेडी है, आपको चाहिए 27 50% मॉइस्चर कंटेंट करने के लिए, तो 24 आपको ऐड करना पड़ेगा। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा।
यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट में हम 360 से लेके 400 तक कवर करेंगे और उसके बाद एक लास्ट लेक्चर और होगा, उसके बाद ये सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा।